लोग क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के अति लघु स्तरीय जो 20 शब्दों में उत्तर देना है, और इसके बाद में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है अभ्यास में 60 शब्दों में उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्नों का, 5 प्रश्न उसमें है, और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है 150 शब्दों में। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, आपको क्लियर पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि राष्ट्रवाद क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा को मानकर एक साथ जुड़ते हैं। ये राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जिसमें लोग अपनी भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, अपनी इतिहास और परंपराओं के आधार पर एक साथ जुड़ते हैं। इन्हीं जुड़ाव को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में इसमें हम लोग लिख लेंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता प्राप्त करने की शक्ति को जगाते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें लोगों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता प्राप्त करने की शक्ति होती है। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये दो अलग अलग है, इन दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हैं या फिर दोनों को मिला करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा को मानकर एक साथ जुड़ते हैं, राष्ट्रवाद कहलाता है। या यह विचार जिसमें लोग अपने ही राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता प्राप्त करने की शक्ति जगाए, उसे भी राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मेजनी कौन था। मेजनी कौन था? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मेजनी इटली का महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता था। जिस तरह भारत में महात्मा गांधी थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक उसी प्रकार जो मेजनी था वो इटली में महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता था। ठीक है, उसने यंग इटली नामक संगठन को बनाया। यानी मेजनी जो था वो इटली में क्या किया? यंग इटली नामक एक संगठन को बनाया, कुछ लोगों को आपस में संगठित किया, जोड़ा, और उस संगठन का नाम क्या रखा मेजनी ने? यंग इटली। ठीक है, और जनता को एकजुट करने का बहुत प्रयास किया उसने। ठीक है, उसका सपना था कि जो जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे, उन सभी को मिला करके एक स्वतंत्र और एकीकृत इटली बनाया जाए। तो मेजनी कौन था? आप जान गए कि मेजनी क्या था। मेजनी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता था। उसने कुछ लोगों को संगठित करके यंग इटली नामक एक संगठन को बनाया और जनता को एकजुट करने का प्रयास किया। उसका सपना था कि जो जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे, उन सभी राज्यों को मिला करके एक स्वतंत्र और एकीकृत इटली को बनाया जाए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में कई बाधाएं थी। जो जर्मनी थी, जर्मनी के एकीकरण में कई बाधाएं थी। वहाँ लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी में कितने छोटे बड़े राज्य थे? लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे और सामंती व्यवस्था का प्रभाव था। ठीक है, सामंती व्यवस्था का प्रभाव था। सामंती व्यवस्था क्या होता है? राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रभाव था। किस पर? उन 300 छोटे बड़े राज्यों पर। तो ये तो एक समस्या थी कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। ठीक है, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया आपस में प्रतिद्वंदी थे। प्रूसिया और जो ऑस्ट्रिया थे ये आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और विदेशी शक्तियां भी इसमें दखल देती थी। इन्हीं कारणों से एकता में कठिनाई आई और जर्मनी के जो एकीकरण था ये सभी उसकी बाधाएं थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर एक बार समझने का प्रयास कीजिए, याद हो ही जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 100% याद हो जाएगा। देखिए, जर्मनी के एकीकरण की कई बाधाएं थी। वहाँ लगभग 300 छोटे बड़े अनेक राज्य थे और वहाँ जो व्यवस्था थी वो सामंती व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी। प्रूसिया और ऑस्ट्रिया आपस में प्रतिस्पर्धी थे और विदेशी शक्तियाँ भी दखल देती थी। इन्हीं कारणों से एकता में क्या आई? कठिनाई आई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है? ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि 1815 से 1848 ईस्वी तक का जो समय था यूरोप में, वो मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। यानी 1815 से 1848 ईस्वी तक का यूरोप में जो समय था, उस युग को ही, उस समय को ही मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो मेटरनिक युग क्या है? तो 1815 से 1848 के बीच का यूरोप में जो समय था, उस समय को ही मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। इस समय ऑस्ट्रिया का मंत्री, यानी 1815 से 48 का जो बीच का समय था, उस समय ऑस्ट्रिया का जो मंत्री था वो मेटरनिक यूरोप की राजनीति पर हावी था। और उस टाइम कौन ऑस्ट्रिया का मंत्री था? मेटरनिक था, ठीक है। और यूरोप की राजनीति पर क्या था? हावी था। यानी 1815 से 1848 तक का जो समय है, यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। और उस समय शासन किसका चल रहा था? तो मेटरनिक का चल रहा था। ऑस्ट्रिया का जो मंत्री मेटरनिक था, यूरोप की राजनीति पर पूरा हावी था, ठीक है। उसने क्रांतिकारी और उदारवादी आंदोलनों को दबाकर प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाई। और जो मेटरनिक था, क्या किया? उसने क्रांतिकारी और उदारवादी आंदोलनों को दबा करके प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन अब जो 2 नंबर में 60 शब्दों में उत्तर देना है, उसमें हम लोग देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी आपके पाठ का क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन में है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो गरीबी और खाद्यान्न संकट और राजा लुई फिलिप की निरंकुश नीति से जनता असंतुष्ट थी। यहाँ 2 पॉइंट याद करना है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट में याद रखेंगे कि फ्रांस में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और खाने पीने की जो संकट थी, समस्याएं थी, अपने चरम सीमा पर थी, ठीक है। जब 1848 की फ्रांस में क्रांति हुई तो उसका कारण ही था कि वहाँ फ्रांस में 1848 में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचारी और यहाँ तक कि खाने पीने तक की सामान की इतनी संकट हो गई कि वहाँ इस क्रांति को करना पड़ा 1848 में, ठीक है। पहला कारण ये था, बेरोजगारी, गरीबी और खाने पीने यानी खाद्यान्न संकट। दूसरा पॉइंट में याद रखेंगे, राजा है कि जो राजा लुई फिलिप था, उसकी जो नीति ही थी, गलत नीति थी, निरंकुश नीति थी, ठीक है, जिससे जनता क्या थी? असंतुष्ट थी। दूसरा पॉइंट में जो फ्रांस का राजा था लुई फिलिप, फ्रांस का राजा कौन था? लुई फिलिप, उसकी जो नीति थी निरंकुश थी, गलत थी, और जिससे जनता क्या थी? असंतुष्ट थी। और इन्हीं सभी नीतियों के कारण ही वहाँ बेरोजगारी, गरीबी और खाद्यान्न की संकट उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, जिसके कारण 1848 में क्या करना पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति करना पड़ा, ठीक है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की चाह बढ़ रही थी, यानी लोगों में इन सभी नीतियों के विरुद्ध लोगों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की चाह बढ़ रही थी कि सभी लोग स्वतंत्र से रहे। उन्हें मिलकर इसका विद्रोह किया, ठीक है। यानी मध्य वर्ग के जो लोग थे और मजदूर जो थे, इन लोगों ने ही मिल करके क्या किया? विद्रोह कर दिया। यही कारण है कि 1848 की क्रांति बनी, ठीक है। तो इसको एक नज़र में फिर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद करने के लिए लगभग 3 टॉपिक को आपको याद रखना है। पहला में कि फ्रांस में बेरोजगारी, गरीबी, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुई, और दूसरा में याद रखना है कि जो वहाँ का राजा था लुई फिलिप, वो निरंकुश नीति को लागू कर दिया था, ठीक है, जिससे जनता असंतुष्ट थी। और तीसरा में कि वहाँ के लोगों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की चाह दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। बस इन तीनों को आप याद रखते हैं तो यही तीनों को लिख दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा और 2 नंबर 100% आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो वहाँ का मध्य वर्ग था और मजदूर वर्ग थे, इन लोगों ने ही मिलकर के 1848 की क्रांति को जन्म दिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि ऑस्ट्रिया दोनों देशों के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। जो ऑस्ट्रिया था वो दोनों देशों यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था, ठीक है। उसने इटली के उत्तरी प्रांतों पर कब्जा कर रखा था। किसने कब्जा कर रखा था? ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया ने इटली के उत्तरी प्रांतों पर कब्जा कर रखा था और जर्मनी में भी अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था, यानी उसका शासन वहाँ भी चल रहा था। कहाँ पर?
जर्मनी में, और इटली का तो उत्तरी जो प्रांत था उस पर तो कब्जा उसने कर ही लिया था, यानी दोनों देशों पर इसका पूरा अधिकार था। ठीक है। ऑस्ट्रिया की शक्ति कमज़ोर होने के कारण संभव हुआ, और ऑस्ट्रिया की शक्ति जैसे ही कमज़ोर होने लगी दोनों देशों से, तब जा कर के इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि नेपोलियन ने पूरे यूरोप में समान कानून, शिक्षा और प्रशासन लागू किए। नेपोलियन जो था वो पूरे यूरोप में एक बराबर कानून को लागू किया, समान शिक्षा यानी सभी के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था की, और सभी के लिए एक समान प्रशासन भी लागू किए। ठीक है। तो नेपोलियन जो था वो पूरे यूरोप में एक बराबर कानून, एक बराबर शिक्षा और एक बराबर प्रशासन को लागू कर दिया सभी लोगों पर। उसने सामंतवाद और पादरियों का प्रभाव घटाया, और जो वहाँ यूरोप में सामंतवाद और पादरियों का प्रभाव था उनको कम कर दिया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है। जनता को स्वतंत्रता और समता की भावना मिली, और जैसे ही सामंतवाद और पादरियों की प्रभाव कम हुआ तो इनके प्रभाव कम होने से और समान कानून, शिक्षा और प्रशासन की व्यवस्था मिलने से जनता को स्वतंत्रता और समानता की भावना मिली। उनको लगा कि हम लोग स्वतंत्र हैं और हमें सब कुछ सभी लोगों के समान बराबर मिल रही है। ठीक है। उसके शासन के बाद, ठीक है, दमन हुआ, जिसे राष्ट्रवादी आंदोलन और भी तेज हो गए। ठीक है। और उसके शासन के बाद जो दमन हुआ जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन और भी क्या हुए, तेज हो गए। ठीक है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, आखिर गैरीबाल्डी का जो यूरोप में राष्ट्रवाद था उसमें गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा को लिखना है। तो इसमें हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि गैरीबाल्डी इटली का महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी था। गैरीबाल्डी जो था इटली का एक महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी था। उसने रेड शॉर्ट सेना बनाई थी। किसने रेड शॉर्ट सेना बनाई थी? लाल सेना का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने ही किया था। ठीक है, इसको याद रखना है। सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त कर इटली को एकजुट किया। यानी जो गैरीबाल्डी था वो सिसिली और नेपल्स पर विजय को प्राप्त कर लिया और इटली को क्या किया? एकजुट करने का काम किया। उसकी वीरता और बलिदान से इटली का एकीकरण संभव हुआ। किसकी वीरता? गैरीबाल्डी की वीरता और बलिदान से ही इटली का एकीकरण संभव हुआ, इसलिए उसे इटली का तलवार भी कहा जाता है। किसे? गैरीबाल्डी को। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में है, विलियम प्रथम के बिना जर्मन का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, क्यों? विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि विलियम प्रथम प्रूसिया का राजा और बिस्मार्क का समर्थक था। जो विलियम प्रथम था वो प्रूसिया का राजा और बिस्मार्क का समर्थक था। कौन? विलियम प्रथम। किसका राजा था? प्रूसिया का राजा था। और किसका समर्थक था? बिस्मार्क का समर्थक था। उसने सेना को आधुनिक और शक्तिशाली बनाया, पूरा सहयोग दिया। विलियम जो प्रथम था वो बिस्मार्क की जो युद्ध नीति थी उसमें पूरा अपना सहयोग दिया। उसकी शक्ति और नेतृत्व के कारण ही जर्मनी का एकीकरण सफल हुआ। ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को इसी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, 120 शब्दों में लिखना है, 120 से 150 शब्दों में, लेकिन समझाने पर वो बिल्कुल याद हो जाएगा, उसको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।